Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start our discussion regarding the sale of drug. As we have already know that sale of drug is a provincial chapter. It has been mentioned under section 6 of the Drug Act 1976. अच्छा, क्या हमें सेक्शन 6 स्क्रीन पे दिखाने की जरूरत है या आप लोग देख चुके हैं? मेरा ख्याल है 2 से 3 दफा हम इसे डिस्कस कर ही चुके हैं. ओके ओके ठीक है. अच्छा, अब देखें, सेल स्क्रीन पर आपके सामने चैप्टर 3 आ रहा है और ये प्रोविंशियल ड्रग रूल्स हैं, सिंध ड्रग रूल्स 1979 के रूल्स हैं. इसमें अब आपके जहन में ये सवाल यकीनन आएगा कि क्या इसमें कोई अमेंडमेंट आई है. जैसे लेबलिंग पैकिंग रूल्स आप लोगों ने पढ़े थे 1986 के, उससे फिर सवाल था कि 1986 का रूल बना हुआ, इसमें कोई चेंजेस आई है नहीं आई है. तो फिर हमने पहले लेबलिंग पैकिंग रूल्स पढ़े थे, उसके बाद फिर हमने देखा था कि 2017 में अमेंडमेंट आई थी या 15 में अमेंडमेंट आई थी लेबलिंग एंड पैकिंग रूल्स में. कब अमेंडमेंट आई है? 2017. मैं पूछ रहा हूँ, मैं भी पूछ ही रहा हूँ आप लोगों से कि कब आई थी अमेंडमेंट्स. 17 में आई थी. ठीक है, याद करें ना. कॉल कर पा रही, लेकिन शायद 17 कोई बात नहीं. क्योंकि देखें, जिन लोगों ने डिस्कशन लिया था ना, क्योंकि मुझे भी अंदाजा से बहुत कम लोग थे. आप लोग याद करें, जब हम अमेंडमेंट पढ़ रहे थे तो मैंने ये कहा था ना कि देखें, इसके पब्लिश होने के 2 साल तक तो पाबंदी नहीं है, 2 साल के बाद ये इम्प्लीमेंट होगा. तो हमने ये कंक्लूड किया था कि हाँ, अब ये इम्प्लीमेंट हो चुका है. और जहाँ पर 3 साल की कैद थी, वो भी हमने कहा था कि मई 2020 में 3 साल भी पूरे हो गए. तो इसका मतलब 2017 में आया था. सही है, बस यही फायदा होता है क्लास लेने का बस यही फायदा होता है, और कोई मतलब नहीं. अच्छा, बहरहाल छोड़ें इन चीज़ों को. तो हमने देखा कि 86 की अमेंडमेंट 2017 में आई थी. फिर आप लोगों ने जब ड्रग एक्ट 1976 पढ़ा तो शुरू में ही बता दिया था कि ड्रैफ्ट एक्ट 2012 में आया है, उसमें भी अमेंडमेंट आई है, अच्छी खासी अमेंडमेंट आई है. लेकिन वो ड्रैफ्ट एक्ट वो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है. तो हमने टेक्निकल एस्पेक्ट्स कवर करने के लिए ड्रग एक्ट 1976 को ही हमने फोकस किया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आई है, बस रेगुलेटरी अथॉरिटी चेंज हो गई है. सिमिलरली यहाँ पर भी सवाल उठता है कि 1979 के ड्रग रूल्स हैं, क्या इसमें कोई चेंजेस आई है? यस, टाइम टू टाइम चेंजेस आती हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रूल्स में चेंजेस के लिए मिनिस्ट्री की अप्रूवल चाहिए. और सिंध गवर्नमेंट की बात है तो सिंध गवर्नमेंट में मतलब चूँकि आप लोग को पॉलिटिकली पता है कि गवर्नमेंट की कंसिस्टेंसी है एटलीस्ट 2008 से सेम पार्टी की गवर्नमेंट है, तो एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है लेजिस्लेशन के हवाले से. तो इसमें यकीनन चेंजेस आई होंगी. वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैनुअल में तो मौजूद नहीं है, लेकिन 2010 में, अभी मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ जाए, सिंध ड्रग रूल्स. एक मिनट. अच्छा, क्या आप लोग अभी स्क्रीन पे आप कुछ देख सकते हैं? सिंध ड्रग रूल्स 1979 एज अमेंडेड अप टू 27 अप्रैल 2010. जी सर. ठीक है. अच्छा, अब ये जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये अमेंडमेंट है इन ड्रग रूल्स में, विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू डिस्कस. 1979 के रूल्स हैं जिन्हें पहले हम कंप्लीटली पढ़ेंगे. उसके बाद 2010 में आई हैं अमेंडमेंट, उसके बाद हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे कि अमेंडमेंट क्या आई हैं. तो हो सकता है 1979 के रूल्स पढ़ते हुए हमारे जहन में मुझे सवाल हो कि मतलब 1979 की चीजें ही पता चल रही हैं, तो शायद यहाँ पे क्लियर हो जाए. जी, कोई कुछ ऐड कर रहे हैं? ठीक है, सही. अच्छा, अब जरा काइंडली ये देखते हैं. एक मिनट जरा, ये क्योंकि स्कैन डॉक्यूमेंट है ना, मुझे थोड़ी इसमें प्रॉब्लम हो रही है स्क्रीन को एडजस्ट करने में. अच्छा, क्या अब आप लोग देख सकते हैं सेल ऑफ ड्रग? यस सर. ओके. अच्छा, ठीक है. सेल ऑफ ड्रग के हवाले से एक ब्रीफ सेक्शन 6 में मेंशन है कि प्रोविंशियल चैप्टर प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी. रूल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको अमेंडमेंट भी दिखा दी थी जो अभी डिस्कस नहीं किया. इसके बाद फिर हमने कहा कि क्या बगैर मतलब रेगुलेशंस क्या होंगी. तो सेक्शन 23 जो ड्रग एक्ट है, वहाँ पर प्रोहिबिशंस हैं.
वहाँ आप लोग पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर इट इज प्रोहिबिटेड टू सेल ड्रग्स विदाउट हैविंग अ लाइसेंस। अब जब लाइसेंस की बात आ गई, लाइसेंस कौन इशू करेगा, इन सब के लिए हमें अगेन यहाँ रूल्स को रेफर करना पड़ेगा। तो जरा एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं, एक क्विक ओवरव्यू, उसके बाद फिर हम वर्ड टू वर्ड स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। देखिए, आप लोगों को ये पता है कि जितनी भी ड्रग सेल हो रही होती है, हर एक बंदा बाय लॉ सेल नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ाहिर है ड्रग है, स्पेशलाइज प्रोडक्ट है। इसको सेल करने के लिए किसी क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत होती है, जो कि प्रिकॉशंस और जितने भी रिलेटेड इंडिकेशंस हैं या डायरेक्शंस हैं वो कस्टमर को, इन आवर केस पेशेंट को, प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सके। तो एक बात होता है कि हर एक बंदा ड्रग्स को सेल नहीं कर सकता। अच्छा, इसी तरीके से चूंकि ड्रग की शेल्फ लाइफ होती है और मैन्युफैक्चरर कहता है कि ड्रग की शेल्फ लाइफ या जो लेबल क्लेम है, एक है शेल्फ लाइफ और एक है लेबल क्लेम, ये उस वक्त मेंटेन रहेगा जब आप हमारी प्रोडक्ट को अंडर प्रेस्क्राइब कंडीशन स्टोर करेंगे। इसका मतलब ये निकलता है कि जहां हर एक बंदा ड्रग सेल नहीं कर सकता, इसी तरीके से हर प्रेमिसेस में, हर जगह पर, हर किसी ठेले पर ड्रग सेल नहीं हो सकती। तो ये दो चीज़ें बताती हैं कि इसके लिए आपको क्वालिफाइड पर्सन को भी फिल्टर करना पड़ेगा और प्रेमिसेस को भी फिल्टर करना पड़ेगा। इसके लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म चाहिए। तो गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म बनाया कि इसके लिए आपको लाइसेंस इशू किया जाएगा, मतलब परमिशन दी जाएगी। टर्म हम इस लाइसेंस का इस्तेमाल करते हैं, वरना परमिट का वर्ड भी इस्तेमाल हो सकता था, परमिसेबल का भी हो सकता, मतलब रिलेटेड टर्म इस्तेमाल हो सकती थी, लेकिन लाइसेंस का वर्ड इस्तेमाल किया गया। अब हम इसको देखकर पढ़ेंगे कि ड्रग को सेल करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है, और लाइसेंस मिलने के बाद ड्रग की सेल कोई क्वालिफाइड स्टाफ सुपरवाइज करेगा। अब चूंकि ये आप लोगों से डायरेक्टली रिलेटेड है, हो सकता है आप में से कुछ लोग पास आउट होने के बाद डायरेक्टली ड्रग रिटेल ड्रग स्टोर पे काम करें, या इंशाल्लाह आप में से मेजॉरिटी ड्रग रिटेल स्टोर ओन करें। तो इसलिए इन रूल्स को केयरफुली पढ़ना, अभी ना पढ़ सके बाद में जरूर पढ़िएगा, ये अपार्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये कह रहा हूं। अच्छा, जब हमने लाइसेंस की बात की तो सवाल 2 से 3 सवाल हमारे जहन में आते हैं। लाइसेंस की कितनी किस्में होती हैं और लाइसेंस इशू कौन करेगा, ठीक है। अच्छा, जब लाइसेंस इशू कौन करेगा इसकी हम बात करते हैं, तो स्क्रीन पे यू कैन सी द रूल नंबर 11, लाइसेंसिंग अथॉरिटी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन है, आप में से कोई मुझे बता सकता है? हु विल बी द लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू इशू द लाइसेंस टू सेल द ड्रग? सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट। सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है। स्क्रीन पे यही नजर आ रहा है, लिखा हुआ यही है। हम देखेंगे अमेंडमेंट रूल में, अमेंडमेंट रूल में कहीं चेंज तो नहीं हो गया, लेकिन चूंकि अभी हम 79 के रूल्स पढ़े हैं, तो इस वक्त सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट इज द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। लाइसेंस का फॉर्मेट हमने अच्छा चलो उसको फिर आखिर में देखते हैं, लाइसेंस का फॉर्मेट को अभी नहीं, बस इशूइंग अथॉरिटी ये हो गई। अब इसके बाद फिर हमने देखा कि टाइप ऑफ लाइसेंस, रूल नंबर 12 हमने देखा। ये हेडिंग है, हेडिंग जरा बोल्ड नहीं हुई हुई, कर्सर आप लोग कर्सर देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसे हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ। कर्सर आप लोग को नजर आ रहा है? यस सर। बस ठीक है, सही है, क्योंकि हाईलाइट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, स्कैन डॉक्यूमेंट है। अच्छा, टाइप ऑफ लाइसेंस टू सेल ड्रग। अब यहाँ पर लाइसेंसेस के 3 टाइप्स लिखी हुई हैं। पहली टाइप है लाइसेंस टू सेल ड्रग्स बाय वे ऑफ रिटेल सेल, ठीक है। दूसरी टाइप है लाइसेंस टू सेल ड्रग्स बाय वे ऑफ होल सेल, और तीसरी टाइप है लाइसेंस फॉर फार्मेसी। तो आप हम जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रिटेल सेल क्या है, होल सेल क्या है, और फार्मेसी किसे कहते हैं। तो आप में से कोई रिटेल सेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा? प्रिंसिपल ध्यान में रखिए, जब भी हमें किसी वर्ड के बारे में कोई कंफ्यूजन हो, वी ऑलवेज रेफर टू द डेफिनेशन पार्ट। तो कोई रिटेल सेल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, काइंडली वही शेयर कर लीजिए। रिटेल के अंदर जो है हम डायरेक्टली किसी भी जो पेशेंट वगैरह उसको हम सेल, ठीक है, जो एंड यूजर है, मतलब इंटेंशन ये है कि जो खरीद रहा है वो ही इसे इस्तेमाल करेगा, ठीक है। बेसिस क्या है, किन बेसिस पर आप ये कह रहे हैं? क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट है ना, उसमें सवाल से सवाल निकलते हैं। कहीं लिखा हुआ है, कहीं के डेफिनेशंस में, कहीं कुछ है लिखा हुआ ऐसा? एक्सप्लेनेशन आपकी ठीक है, एग्रीड, लेकिन ये आपने डिड्यूस कहाँ से किया, निकाला कहाँ से? पिछले लेक्चर में बताया था आपने। पिछले लेक्चर में तो गलत, अगर मैं कह दूं ना, देखो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर तो जाओ ही नहीं, कतन नहीं जाओ। आप जाए प्रिंटेड वर्ड्स पे, प्रिंटेड वर्ड्स आपको धोखा नहीं देंगे, अनलेस कि वो एक ट्रस्टेड पब्लिशर की तरफ से आए हैं और ट्रस्टेड बुक है ना, तो प्रिंटेड वर्ड्स कभी भी धोखा नहीं देंगे, अल्फाज धोखा दे सकते हैं। ये प्रिंसिपल भी याद रखना यार, इल्म के मोती हैं बांट रहा हूँ फिर तो प्रिंटेड वर्ड्स पे जाया करो हमेशा,
सुनने भी नहीं आया करो, बाद में कहने वाला मुकर सकता है, प्रिंटेड वर्ड्स नहीं। देखो चीजें छुपाई जा सकती हैं, जो छपा हुआ है ना, छपी हुई चीज को आप छुपा नहीं सकते, मुश्किल होता है। तो रिटेल सेल को अगर आप याद करें तो हमने रिटेल स्टोर की कोई, रिटेल सेल की कोई डेफिनेशन मौजूद नहीं थी, होल सेल की डेफिनेशन मौजूद है। ठीक है, हमने होल सेल की डेफिनेशन पढ़ी थी। आप में से कोई बता सकेगा होल सेल किसे कहते हैं? या फिर मैं कोशिश करता हूँ कि होल सेल की डेफिनेशन स्क्रीन पे ले आऊं। होल सेल की डेफिनेशन कोई आप में से बता सकता है प्लीज? कोई तो कुछ कह दे। सर, जो मार्केट प्राइस होती है। अच्छा, मार्केट प्राइस, इसके अलावा कोई और चीज स्क्रीन पे आप देख सकते हैं? कुछ स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मार्केट प्राइस की आपने बात की। असल में देखें, ये जो हम होल सेल की बात करें ना, ये इट इज नॉट रिलेटेड टू द प्राइस और कॉस्ट और एनीथिंग। ये ऑपरेशन है कि आप सेल का ऑपरेशन है, ओनरशिप चेंज हो रही है, आप किसी को कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट, कोई चीज दूसरे के हवाले करें और उसके अगेंस्ट कोई ना कोई आप चीज चार्ज कर रहे हैं। तो होल सेल की देखें डेफिनेशन जो लिखी हुई है, अगर मैं कर्सर लेकर आऊं, ये है क्लॉज जे। जे ही नजर आ रहा है ना आप लोगों को? यस, नो, ओके। wholesale dealing, wholesale means sale to a person who buys for the purpose of selling again। आप उसे बेच रहे हैं जो खुद यूज नहीं करेगा, जो इसे दोबारा सेल करेगा। ठीक, इसके बाद डेफिनेशन कहां तक जाती है? एंड इंक्लूड्स सेल टू अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी और एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब लीगल डेफिनेशन से हमें पता क्या चला? लीगल डेफिनेशन से हमें ये पता चला कि होलसेल आप उसे कहते हैं जो सेल आपने की है ऐसे बंदे को जो खुद यूज नहीं कर रहा, जिसने खरीदा ही इस नियत से है कि मैं आगे बेच दूंगा, और जब मैं आगे बेचूंगा तो यकीनन कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखेगा वो बंदा। तो ये चीज है होलसेल। रिटेल सेल इसके अलग है, इसके अलावा जो भी है वो रिटेल सेल है। रिटेल सेल जैसे अभी थोड़ी देर पहले आवाज से मुझे लगा था शायद साहब बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि आप जो चीज सेल करेंगे, जो रिटेल सेल में आप सेल उसे करेंगे जो कि एंड यूजर होगा, जो कस्टमर होगा, जो खरीद ही इसलिए रहा है ताकि वो खुद इस्तेमाल करे। ठीक, तो होलसेल कौन होगा? होलसेल आप किसे कह रहे हैं? होलसेल वो डीलिंग है जिसमें आप खरीद रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग इट। तो इन दो चीजों को ध्यान में रखिएगा। लीगल एस्पेक्ट अगर हम देखें तो लीगल एस्पेक्ट इसका यही निकल आता है। एक अब हम सामने है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर 2010 में जो अमेंडमेंट आई है, 2010 में इसकी डेफिनेशन तो चेंज नहीं हुई, मैं देख लेता हूँ। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं? देखिए, मैं दोबारा पूरी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ मुझे ये बता दें कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है? अच्छा, ये स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है ये पोर्शन है अमेंडमेंट्स का। इन्हीं ड्रग रूल्स में 2010 में जो अमेंडमेंट हुई है, ये उसका उसकी स्क्रीन है। यहाँ रिटेल सेल की डेफिनेशन ऐड कर दी है। अभी हमने 1979 का जो देखा था उसमें रिटेल सेल की डेफिनेशन थी, वहाँ पर होल सेल की डेफिनेशन थी। तो अभी हम देखते हैं कुछ फर्क है या नहीं है। जब हम रिटेल सेल की बात करते हैं तो रिटेल सेल की डेफिनेशन ये कह रहे हैं, अ सेल एट मैक्सिमम रिटेल प्राइस टू द कंज्यूमर बाय द लाइसेंसी ऑन फॉर्म 6, 8 और 9। अब यहाँ पर 6, 8 और 9 की बात आ रही है, और वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म्स की बात आ रही है। फॉर्म्स को भी हम डिस्कस नहीं कर रहे, फॉर्म्स हम आखिर में डिस्कस कर लेंगे। तो रिटेल सेल में जो स्टेटमेंट था या जो एक कंक्लूजन था कि आप एंड यूजर या कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा है, वो इंडोर्स हो रहा है। होल सेल में क्या कह रहे हैं? होल सेल कह रहे हैं कि सेल बाय मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, इंटेंडर और देयर एजेंट फॉर्म 6 एज द केस में बी अंडर रिटन वारंटी। ठीक है, आप इसे सेल कर मतलब होल सेल में आप ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर या उनका एजेंट सेल कर रहा है, बस उस हर चीज को आप होल सेल का नाम दे रहे हैं। अच्छा, पहले क्या कंफ्यूजन थी? पहले ये हो सकता था कि
होल सेल फिर हर वो चीज़ से ली जाती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा जिसने ड्रग स्टोर से बल्क में ले लिया, रिटेल ड्रग स्टोर से बल्क में ले लिया और मोहल्ले में वो सप्लाई कर रहा है कमीशन रख के। फॉर एग्जांपल किसी ने मोहल्ले से सारे ऑर्डर जमा किए कि किसको कितनी कितनी दवाइयाँ चाहिए, सब लोग जा नहीं सकते स्टोर होके, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं जाके दवाइयाँ लेकर आ जाऊँगा। अब वो बंदा जो ले रहा है, आप में से कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, आप में से कोई बंदा कहते हैं खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होकर मोहल्ले से सारे ऑर्डर जमा कर लिए कि यार आप लोग कहाँ जाएंगे, मैं जाके ले आऊँगा। तो अब उसने जो खरीदा है 100 टैबलेट खरीदनी और मोहल्ले में जिसको खरीदनी थी उसको दे दी, अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन रख लिया। बाय डेफिनेशन ये भी होलसेल आएगा, बाय डेफिनेशन ये भी होलसेल आएगा, उसने खरीदी आगे बेचने के लिए। तो इस तरीके की कंफ्यूजन से बचने के लिए 2010 के जो रूल्स हैं, 2010 के रूल्स में इसको मजीद स्पेसिफाई कर दिया है कि होलसेल का मतलब ये है कि हर वो सेल जो मैन्युफैक्चरर कर रहा है या इंपोर्टर कर रहा है, अब आगे किसी को भी कर रहा है, किसी को भी कर रहा है, वो होल सेल में आएगा। अच्छा, रिटेल सेल में बात किया कि रिटेल सेल में कह दिया गया कि रिटेल सेल एंड कंज्यूमर कर रहा है और जो प्राइस लिखी हुई है, जो प्रिंटेड प्राइस है, प्राइस पर जा रहा है। होलसेल उस प्राइस पर नहीं है, होलसेल अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए प्राइस डिसाइड करेगा, खुद प्राइस डिसाइड करेगा। ठीक। अच्छा, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन आप लोग 1979 में जो लिखा हुआ है, जो वर्डिंग्स लिखी हुई है, आप उन्हें फॉलो कीजिएगा। 2010 में जो डेफिनेशंस हैं इन्हें आप अपनी एनहांस्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करें। ठीक है, बाय द वे वैसे कोई डेफिनेशन डायरेक्टली पूछी नहीं जाएगी आप लोगों से इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ तक जब हमने देखा तो यहाँ तक हम बात कर रहे थे कि 3 टाइप के लाइसेंस हैं। अब बात आ गई फार्मेसी की। अब फार्मेसी किसे कहते हैं, फार्मेसी की डेफिनेशन क्या है? अगेन जरा हम इधर डेफिनेशन के पोर्शन में जाने की कोशिश करते हैं अंडर 1979। तो अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो मुझे डेफिनेशन नहीं मिल रही। ठीक है, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट होती है। फार्मेसी की डेफिनेशन क्लॉज जी के बाद कहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पी से फार्मेसी कहीं पर ही मौजूद नहीं। इसका मतलब है 1979 में कहीं फार्मेसी की डेफिनेशन नहीं है। एग्री? यस और नो तो बोलते हैं भाई। ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखें, अभी इस चीज सामने है कि यहाँ पर प्रॉब्लम थी, तो फार्मेसी की डेफिनेशन तो आनी चाहिए। हो सकता है कि आगे एक्सप्लेनेशन में कहीं लिखा हुआ फार्मेसी, कोई रिव्यू में मुझे मिला नहीं। तो फिर हमने देखा 2010 में जो रूल्स आए हैं, अब ये स्क्रीन पर 2010 आ गया, क्या यहाँ पे कोई डेफिनेशन आई है फार्मेसी की? देखने की कोशिश करते हैं। अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट जी, ठीक है, वही चीज जो अभी हमने कहा था ना कि जी के बाद डेफिनेशन आनी चाहिए थी अल्फाबेटिकली, जी के बाद डबल जी आ गया। क्यों आया डबल जी? ये अब आप लोगों को क्लियर है कि जब अमेंडमेंट होती है तो हम इस तरीके के नंबर्स को ऐड करते हैं ताकि बाकी सीक्वेंस अल्टर ना हो। एग्री? अच्छा, अब जरा सा आप लोग मुझे बताएं, कैन यू रीड इट प्रॉपर्ली, फार्मेसी की डेफिनेशन? यस सर। ठीक है, अब जरा फार्मेसी की डेफिनेशन पढ़ लें, क्योंकि फार्मेसी के वर्ड से हम कंफ्यूज होते हैं कि आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशन और वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ फार्मेसी, मतलब जहाँ पर हम कंपाउंडिंग वगैरह कर रहे होते हैं, और वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेमिसेस वेयर डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग ऑफ द ड्रग इज बीइंग कैरीड आउट। तो ये कंफ्यूजन होती है। तो डेफिनेशन में होना जरूरी था, उस वक्त चीजें ओवरलुक हुई। 2010 में अमेंडमेंट में इस चीज को ओवरकम कर दिया है, फार्मेसी की डेफिनेशन आ गई है। और विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ the provincial rules, pharmacy आप कैसे define करते हैं? means a shop, a store, premises or a place where a drug, a prescription of registered medical practitioner is executed by way of compounding or dispensing under the direct supervision of a registered pharmacist. ठीक है, डेफिनेशन एक दफा और पढ़ लें, इसमें कोई कंफ्यूजन, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, इसमें 2 से 3 पॉइंट आ जाए, पढ़ लें पहले, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ इसे। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखिएगा। फार्मेसी का मतलब है कोई जगह, कोई प्लेस। ठीक है, कोई जगह जहां पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन को कंपाउंड कर रहे हैं या डिस्पेंस कर रहे हैं।
रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पे फोकस कीजिएगा। और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपनी दे रहा है प्रिस्क्रिप्शन, तो इन्हीं रूल्स हम देखेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन के पैरामीटर्स क्या होते हैं। जब हम इन पैरामीटर्स को पढ़ लेंगे तो कोर्स आउटलाइन में चीज़ मौजूद है ना कि फॉर्जरी इन प्रिस्क्रिप्शन या सेफ हैंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, वो चीज़ कवर हो जाएगी। बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है, थर्ड ईयर में पूरा पढ़कर आएगा। सिर्फ इसको लीगल एस्पेक्ट क्या है हमें सिर्फ वो डिस्कस करना है। और तीसरा पॉइंट क्या आ गया कि आपकी कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग हो रही है अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन। और सख्त अल्फाज आ गए, सिर्फ सुपरविजन नहीं लिखा हुआ, 1979 में सिर्फ सुपरविजन का वर्ड लिखा हुआ था, यहाँ पर डायरेक्ट सुपरविजन आ गया ऑफ अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को भी हम मजीद एक्सप्लेन करते हैं। रजिस्टर्ड सिर्फ यहाँ सिर्फ फार्मासिस्ट की बात नहीं हो रही, और एक और बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की बात हो रही है। तो फार्मेसी में क्या बात आ गई, फार्मेसी में आप ऑपरेशंस कर रहे हो, कौन सा ऑपरेशन है, कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग, किसके, प्रिस्क्रिप्शन के, किसकी प्रिस्क्रिप्शन के, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन की। कौन कर रहा है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, नॉट ओनली अ फार्मासिस्ट, अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने फार्मेसी की डेफिनेशन क्लियर की। अब फार्मेसी की डेफिनेशन क्लियर करने के बाद हम वापस आते हैं जहाँ हम डिस्कस कर रहे थे, एंड आई थिंक वी वर डिस्कसिंग दी रूल नंबर गालिबन 14 था, 12 था, टाइप्स ऑफ लाइसेंस। तो अभी तक आप देखें टाइप्स ऑफ लाइसेंस कितने हो गए हमारे पास, कितने टाइप ऑफ लाइसेंसेज जो कि सिंध में एक्वायर किए जा सकते हैं, 3 है। रिटेल सेल, ठीक है, रिटेल सेल, होलसेल और फार्मेसी, अभी तक ये है। और अगर हम 2010 के अमेंडमेंट में भी चलो वो फिर उस वक्त जाएंगे तो उससे देख लेंगे, 3 है लाइसेंसेस। जिन लोगों ने पंजाब ड्रग रूल्स देखे हैं या जिसे प्रैक्टिस करनी है पंजाब में, वो लाजमन इनके बाद पंजाब ड्रग रूल्स जरूर पढ़ ले। केपीके के ड्रग रूल्स हैं, नॉर्दर्न एरियाज के ड्रग रूल्स हैं, बलूचिस्तान के ड्रग रूल्स हैं। तो पंजाब में एक चौथी टाइप का लाइसेंस भी है, और नॉर्दर्न में 5 टाइप के लाइसेंसेस हैं। उस बस जो ऐड हो रहे हैं वो ऐड क्या हो रहा है, नारकोटिक्स के लिए अलग लाइसेंस की जरूरत होगी और कंट्रोल सब्सटेंसेस के लिए अलग लाइसेंस की जरूरत होगी। सिंध में ये तमाम चीजें फार्मेसी के अंदर ही कवर हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं 13 में हम आते हैं, तो फिर अब ये फीस वगैरह की बात हो रही है, इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे इतना ज़्यादा। आगे बढ़ने से पहले अब हम फोकस ये करेंगे कि हमें लाइसेंस एक्वायर करना है। लाइसेंस एक्वायर करने के हवाले से हम 2 चीज़ों को ध्यान में रखें। एक तरीका है कि मुझे कहाँ अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के लिए मुझे किन कंडीशंस को फुलफिल करना है। प्री कंडीशंस क्या होंगी, मतलब आपने अप्लाई किया ना, तो अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या चीज़ मौजूद होनी चाहिए, कोई जगह होनी चाहिए, आपके पास क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए, उस जगह में आपने क्या चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब एक प्री कंडीशन होगी। प्री कंडीशंस के बाद आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद यकीनन एक विजिट होगा, लाइसेंस अथॉरिटी विजिट करेगी, विजिट करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा। लाइसेंस मिलने के बाद आपको कंडीशंस फुलफिल करनी है। कंडीशंस फुलफिल इसलिए करनी है ताकि आपका लाइसेंस मेंटेन रह सके। ठीक है। तो हमें 2 चीज़ों पे फोकस करना है। वी आर गोइंग टू अप्लाई in order to acquire a license for either 3 type of the either 3 types to sell the drug। या तो आपको रिटेल ड्रग के लिए लाइसेंस चाहिए, रिटेल ड्रग स्टोर के लिए, या होलसेल के लिए, या फार्मेसी के लिए। आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू फुलफिल द प्री कंडीशंस। हमें प्री कंडीशंस पढ़नी है। उसके बाद फिर आपको कंडीशंस फुलफिल करनी है लाइसेंस मिलने के बाद। कंडीशन फुलफिल नहीं की तो आपका लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल हो सकता है। ठीक है। अब कोई सवाल किसी को करना है तो मैं खाली एक मैसेज भी गया था क्वेश्चन का, जी क्वेश्चन करने कोई क्वेश्चन के लिए हैंड रेस किया था, चैट में भी बोला है सवाल का, तो काइंडली सवाल कर लीजिए। मुझे आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, इनफैक्ट मुझे आवाज नहीं आ रही। चलें आप क्वेश्चन टाइप कर दें, क्योंकि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। क्वेश्चन टाइप कर दें, मैं रीड कर लूँगा, और रीड करके फिर इंशाल्लाह इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे।
नहीं रुबाब, मुझे आवाज मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे ये पूछना था। अच्छा, मीटिंग के आखिरी 10 मिनट हैं, तो मैं क्विकली प्री कंडीशंस प्रॉपर शुरू करने से पहले मैं क्विकली 2-3 चीज़ें और कवर कर लूँ जो तेज़ी से कवर हो सकती हैं। लाइसेंस अगर आपको मिल भी जाता है तो लाइसेंस की ड्यूरेशन कितनी होगी? क्या आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं? यस सर। हाँ, कितनी ड्यूरेशन है यस लाइसेंस सर। की? ठीक 2 है, कितनी? years। 2 इयर्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको लाइसेंस जो मिलेगा, कौन से लाइसेंस की बात हो रही है ये तीनों टाइप के लाइसेंस की बात हो रही है या किसी एक खास लाइसेंस की बात हो रही है? सर तीनों टाइप। तीनों टाइप की हो रही है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया, बस इसमें जनरल कर दिया, अ लाइसेंस इशूड अंडर अंडर दीज रूल्स। ठीक है, इन रूल्स में कोई भी लाइसेंस, अ लाइसेंस, एक लाइसेंस इन रूल्स के तहत जो इशू किया जाएगा, इसका मतलब है तीनों लाइसेंस की बात आ रही है। 2 साल के लिए वैलिडिटी होगी। ओके, अब मुझे रिटेल ड्रग स्टोर या फार्मेसी में से 2 साल के लिए तो नहीं खोलना, मुझे कंटिन्यू करना है, मुझे एक्सटेंशन चाहिए, रिन्यूअल कराना, रिन्यूअल हो सकता है या नहीं हो सकता, पहला सवाल। तो अगले में लिखा हुआ यस, रिन्यूअल हो सकता है, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। रिन्यूअल के लिए मैं कब अप्लाई करूंगा? जैसे आप लोग को पता होता है ना, आप लोग के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, एनआईसी है, एनआईसी एक्सपायर हो जाता है, फिर आप इसे रिन्यू कराते हैं, पासपोर्ट है, पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, फिर आप रिन्यू कराते हैं। तो लाइसेंसेस की कोई ना कोई ड्यूरेशन होती है, लाइफ टाइम लाइसेंस कोई नहीं मिलता, लाइफ टाइम लाइसेंस कोई नहीं मिलता। इवन हमारा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है फार्मेसी का, जब मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला था इन 2002, 1 में अप्लाई किया था, 2 में मिला था, तो उस वक्त लाइफ टाइम हुआ करता था। मतलब एक दफ़ा आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, उसके बाद आप जिए मरें, प्रैक्टिस करें नहीं करें, कुछ भी करें, लाइसेंस आपके मतलब आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। 2004-5 में जाके उसकी ड्यूरेशन फिक्स की। अब आज की तारीख है, 5 साल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। आफ्टर एवरी 5 ईयर यू हैव टू रिन्यू योर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस है टू सेल ड्रग बाय होलसेल, रिटेल सेल और फार्मेसी, 2 साल की ड्यूरेशन है। इसे आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और रिन्यूअल आप करेंगे, रिन्यूअल के लिए अप्लाई करोगे तो मेड विद इन 1 मंथ ऑफ द एक्सपायरी। विद इन 1 मंथ ऑफ द एक्सपायरी का क्या मतलब है? एक्सपायरी से 1 महीना पहले आप अप्लाई कर सकते हो, या एक्सपायरी के बाद 1 महीने के अंदर अप्लाई कर सकते हो? ये जरा सा मुझे बता दीजिए। एक्सपायरी के विद इन 1 मंथ हम करेंगे। मतलब फॉर एक्सपायरी के बाद एग्जांपल, तो ठीक है, फॉर एग्जांपल 31 जुलाई लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, 31 जुलाई 2020 लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, तो आप अप्लाई कब कर सकते हो? 1 जुलाई के बाद से अप्लाई कर सकते हो? 30 नेक्स्ट 1 मंथ तक, 31st अगस्त तक। अच्छा, जून जून से जुलाई तक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जब देखें एक्सपायर इसमें, हो जाएगा फिर तो मसला हो जाएगा। सर अगस्त तक, नेक्स्ट मंथ तक। ठीक है, सर 1 मंथ अ, टाइम मिलता है करने के बाद। सही है। देखें इसको क्लियर करने के, मीटिंग टाइम असल में ज़रा शॉर्ट है ना, वर्डिंग पे गौर करते हैं हम, वर्डिंग्स पे। इसमें लिखा है, चलिए, विद इन 1 मंथ ऑफ द एक्सपायरी, विद इन 1 मंथ ऑफ द एक्सपायरी, एक्सपायर हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। आप 31 जुलाई को हो रहा है, तो फिर आप उसके बाद आप अप्लाई करोगे, उससे पहले अप्लाई नहीं करोगे। इसके बाद फिर ये लिखा है कि इस और 3 महीने तक इस तरीके की एप्लीकेशन को एंटरटेन किया जा सकता है। यूँ समझ लें कि आपका 31 जुलाई का एक्सपायर हो रहा है, आप 1 अगस्त से 31 अगस्त तक अप्लाई कर सकोगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से, आपके रीजंस हैं आप उस महीने में अप्लाई नहीं कर सके, कोई भी रीज़न हो सकता है, वो रीज़न आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो फिर आप 3 महीने तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 31 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक, अच्छा, अब इन कंडीशंस को अगर आपने पूरा नहीं किया ना, तो फिर रिन्यूअल की एप्लीकेशन नहीं बनेगी। फिर अगर आप विद इन द स्पेसिफाइड टाइम आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं कर सके, तो फिर अब आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो फ्रेश एप्लीकेशन के तौर पर ट्रीट होगी, नई फीस होगी, सारा प्रोसीजर आपको शुरू से करना पड़ेगा प्री कंडीशन से। अगर आप रिन्यूअल के लिए टाइम पर अप्लाई कर दोगे, उधर लाइसेंसिंग अथॉरिटी टाइम ले, उसके बाद एप्लीकेशन का अंबार लगा हुआ है, टाइम बहुत है, वो एक अलग बात है, आप अपना प्रोसेस पूरा कर दो। तो उसमें फिर एक और सवाल ये होता है कि ठीक है, जब तक आपने अप्लाई कर दिया है और जब तक डिसीजन नहीं होता,
जब तक डिसीजन नहीं होता, तो उस वक्त तक क्या करेंगे? उस वक्त तक आप सेल ऑफ ड्रग कर सकते हो या सेल ऑफ ड्रग नहीं कर सकते? अब ये सवाल उठता है, क्या जवाब होगा आपके पास? मतलब आपका लाइसेंस 31 जुलाई 2020 एक्सपायर हो गया, आपने 5 अगस्त 2020 एप्लीकेशन सबमिट कर दी फॉर द रिन्यूअल, रिस्पांस नहीं आया अभी, अब क्या करोगे? एक्सपायर तो हो चुका है, ड्रग सेल कर सकते हो? जब ये कानून में इजाज़त है सर, ये कानून जब इजाज़त देता है 1 महीने तक जो है ना आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, तो फिर कर सकते होंगे सर, क्योंकि इससे तो अंदाज़ा यही हो रहा है कि जब एक डेट दी हुई है 1 महीने के अंदर अंदर आप करवा सकते हैं, तो मतलब विद इन इस डेट तक कर सकते होंगे। ठीक है, देखिए इसको हम इस तरीके से लेते हैं, इस वक्त जो आपके स्क्रीन पर टेक्स्ट आ रहा है इसमें डायरेक्ट कंडीशन नहीं है, इसे हम आगे देखेंगे, आगे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जर्नल प्रिंसिपल ये होता है कि as long as you have applied for the renewal and no decision has been taken, your previous license shall be enforced। मैं कॉमन एग्जांपल आपको देता हूँ, आप लोग का एनआईसी, हमारा एनआईसी एक्सपायर हो जाता है ना, एनआईसी एक्सपायर हो जाता है, एनआईसी उधर जमा हो जाता है, आपको पर्ची मिलती है, वो पर्ची आपके एनआईसी के तौर पर एक्ट करती है, हर जगह एक्सेप्टेबल होती है। इसी तरीके से लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए आपने अप्लाई किया है, लाइसेंस एक्सपायर हो गया, आपकी जो एप्लीकेशन का प्रूफ है वो लाइसेंस के तौर पर काम करेगा। ठीक है, मैं फिलहाल मैं इसको एंड कर रहा हूँ, मैं दोबारा लिंक शेयर करूँ कि वी आर इन द लास्ट मिनट, और एक क्वेश्चन जो शायद पूछा था उस वो टाइप कर दिया, मैं उसका भी जवाब उसके बाद ही देता हूँ। ठीक है, आई एम शेयरिंग द लिंक फॉर द नेक्स्ट सेशन शॉर्टली। थैंक यू।